हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी होमवर्क करके आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपने निष्ठा प्रशिक्षण आपका गतिमान है और आपने 3 मॉड्यूल्स का ट्रेनिंग ले भी लिया है। लेकिन दोस्तों, आपके माइंड में कितनी बातें हैं, आप अपनी समझ को परखें। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा पर आधारित 48 यानी 48 बहुविकल्पीय प्रश्नावली। और ये प्रश्नावली दोस्तों आपके काम आएगी आपकी ऑनलाइन परीक्षा में। जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपके बहुत काम आएगी। और इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न इस बात पर निहित कर हैं कि पाठचर्या एवं समावेशी कक्षा से आपने क्या सीखा। समावेशी कक्षा है तो शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, यूडीएल के सिद्धांत को आपने कितना जाना, अपनी समझ को परखें। और इस पर आधारित हैं 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। लेकिन वीडियो में वास्तव में 48 ही हमने रखे हैं। ठीक है, आप दोस्तों जान लीजिए कि मैं आपको इसका पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्म मैंने गूगल फॉर्म पर तैयार किया है और गूगल फॉर्म का पीडीएफ मैं नहीं बना सकता हूं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी है, इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी भविष्य की तैयारी है, जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी उसके लिए ये मैंने तैयार किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उनको ध्यान से देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना ये पहला प्रश्न। पहले 5 प्रश्न जो है यूडीएल के सिद्धांत पर आधारित हैं और उसके बाद दूसरे 5 प्रश्न जो है वो शिक्षक के गुणों पर आधारित हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, यूडीएल के संबंध में क्या सही नहीं है। यूडीएल आपने देखा होगा, ट्रेनिंग में यूडीएल शब्द जो है आपका आया था। तो यूडीएल के संबंध में क्या सही नहीं है, यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है, या कक्षा में सीखने वालों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं, या स्वीकार करता है कि एक आकार सबके लिए सही नहीं होता। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। दूसरा प्रश्न है, आप देखिएगा, आप चाहें तो इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख भी सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक यूडीएल की व्याख्या नहीं करता, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करने हेतु एक साथ काम करते हैं, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है, या सभी स्तर के बच्चों को सीखने का समान अवसर प्रदान करता है। तो इसमें से क्या सही नहीं है, इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका जो है सही नहीं है। फिर आते हैं अगला, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक यूडीएल के संबंध में सही नहीं है। यानी पाठ व छात्रों की जरूरतों के अनुसार लचीली शिक्षण विधियों पर जोर देता है। यहाँ पाठ को छोड़ दीजिए, छात्रों की जरूरतों के अनुसार लचीली शिक्षण विधियों पर जोर देता है, शिक्षार्थियों की पसंद अथवा संस्था के अनुसार दत्त कार्य करने की स्वतंत्रता देता है, इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सीखने की सामग्री को कई रूपों में प्रिंट, वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, सांकेतिक भाषा आदि होना चाहिए। तो इसमें से क्या सही नहीं है, इसमें से आपका जो है सी आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला प्रश्न आता है, चौथा देखेंगे आप, यूडीएल इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता, बहुसाधन निषेध। तो इसमें आपका आखिरी विकल्प सही है, बहुसाधन निषेध। इस पर जो है यूडीएल कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं, कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जो, अब आपको बताना है इसमें क्या सही है, व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान देता है, छोटे समूहों के कार्य के लिए स्थान देता है, बड़े समूह के कार्य के लिए स्थान देता है, या उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा सही है, उपर्युक्त सभी के लिए स्थान देता है। अगला प्रश्न देखिए आप, कौन सा एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों की भावनाओं को समझना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता, या विश्वास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए आप, 7वां है, समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा एक शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता। ये भी वही प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझना, संवेदनशील बनना, या उक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा उक्त में से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता? विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों से उन्हें एक दूसरे से परिचित कराना, ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना, या स्नेहशील व लोकतंत्रात्मक रवैया। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो अध्यापक के गुण को नहीं दर्शाता? तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना। ये फिर अगला है 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता? ये भी वही प्रश्न है। अपनी सिखाने की शैली पर अड़ग रहना, सीखने की प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चों की तुलना करने से बचना और सिखाने की पद्धतियों में छात्रों के अनुसार बदलाव करना। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, अपनी सिखाने की शैली पर अड़िग रहना, ये शिक्षक का गुण नहीं है। फिर अगला प्रश्न है 10वां है, निम्न में से कौन एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता? ये भी वही है, शिक्षक के गुण से संबंधित है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना, जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यूडीएल का प्रयोग करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक एड्स जैसे ट्रेलर, फ्रेम, अबेकस के प्रयोग में सहायता देना आदि। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो गुण को नहीं दर्शाता? वो यह है आपका ऑप्शन नंबर 2, जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यानी पारंपरिक दृष्टिकोण और जेंडर के प्रति जो भिन्नताएं हैं वो नहीं बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है 11वां आप देख रहे हैं, पाठचर्या व समावेशी कक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? असाधारण परिस्थितियों, पाठचर्या व समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार प्रकट करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना, समावेशी कक्षा व शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने में समृद्ध समझ विकसित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना, ये जो है मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि समावेशी कक्षा में एक ही स्कूल में सारे बच्चे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है उस देश की आर्थिक विकास नीति पर, औसत आयु पर, कृषि विकास पर, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका चौथा ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। अगला प्रश्न चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं समान मानसिक स्तर के बच्चे, समान आयु स्तर के बच्चे, भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे, लड़की और लड़कियां अलग अलग। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर वाले बच्चे। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 18 मॉड्यूल खत्म होने के बाद, इसलिए इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि हम भी विभिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, बच्चों में इतनी प्रगति देखने को नहीं मिलती, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं, या उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है समावेशी कक्षा में। फिर अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की विभिन्नता को देखते हुए शिक्षक को अपनी अध्यापन शैलियों, यहाँ शैलियों लिख गया है मित्रों गूगल वाइज की वजह से, अध्यापन शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए यह आवश्यक है। विभिन्न तरह की पेडागॉजी व उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो है आपका ऑप्शन है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। फिर है 16वां क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षक सहायक सामग्री, पाठचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। यह आया था सीरियल लगाने के लिए। उक्त शब्दावलियों में तीसरे क्रम पर आएगा, तीसरे क्रम पर क्या आएगा? यहाँ पर तीसरे क्रम पर आएगा आपका पाठ्यचर्या। ठीक है, सबसे ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका पाठचर्या आता है। अगला प्रश्न देखेंगे 17वां है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है क्या? संवैधानिक मूल्य, धार्मिक व्यवसायीकरण, सामाजिक न्याय, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसका ऑप्शन सही है बी, धार्मिक व्यवसायीकरण, ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न है डी। अगला प्रश्न देखेंगे 18वां, निम्न में से सत्य कथन है क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा विद्यालयों की पाठचर्या के लिए मार्गदर्शन देती है। संघ शासित प्रदेशों और राज्य के संदर्भ अलग अलग होने के कारण पुस्तकों में भिन्नता हो सकती है। शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से सूचनाओं जानकारियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से सत्य कथन है 18वां।
क्या सत्य कथन है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा विद्यालयों की पाठचर्या के लिए मार्गदर्शन देती है। संघ शासित, इसमें से एक भी कथन आपका, कोई भी कथन यहाँ पर आपका राइट नहीं है। 2019 तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019 के पहले, ठीक है, वर्ष 2019 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके पहले। तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 शिक्षा नीति आई है, 1968 और 1986। फिर अगला है 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा पहली पाठचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? 1975, 1988, 2000, 2005। तो पहली पाठचर्या की रूपरेखा बनी थी 1975 में। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 की 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? चौथी, तीसरी, पांचवी या दूसरी? तो यहाँ आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन दूसरा, यानी कि ये तीसरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां है, एनसीईआरटी ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम का निर्माण किया है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 12 तक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कक्षा 1 से 10 तक। आगे बढ़िए, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान करना, विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना, यह उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 24वां देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्य करेगी स्कूल शिक्षा सुधार में, शिक्षक प्रशिक्षण सुधार में, पाठ्यक्रम सुधार में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। फिर 25वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में सत्य कथन है। यह ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन है जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह शिक्षकों विद्यार्थियों की जांच के लिए बच्चों की अधिगम प्राप्ति का आकलन करने में सहायता नहीं देते। सीखने के प्रतिफल विद्यार्थियों के एक ही प्रयास में प्राप्त हो जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, 26वां है, जो कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह है पाठचर्या, पुस्तकें, पाठ्यक्रम या लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम। फिर 27वां प्रश्न आपके सामने है, 10+2 स्कूल की संरचना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संचालित की गई? 1968, 1986, 2020 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 28वां प्रश्न आपके सामने है, सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्राप्त करने का हक मिल सकता है यदि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं, सरकारी फरमान जारी किए जाएं, शिक्षक अपना स्वयं का मन बना ले, शिक्षा पद्धति में लगातार बदलाव किए जाएं। ये आपको सोचना है क्या इसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी शिक्षक अपना स्वयं का मन बना ले। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, 29 आप देखिए, आरटीए नियम संशोधन 2012 समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा के अनुसार पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, या दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, या तीसरा है गंभीर अक्षमता वाले बच्चे को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है, या उक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गंभीर अक्षमता वाले बच्चे को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। फिर आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 आप देखेंगे, पाठचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह में कहा गया है, किसमें कहा गया है? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1986 या फिर एनसीएफ 1975। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एनसीएफ 2005 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा में बच्चों की विविधता को गति देने का कार्य किया है किसने? शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने,
पालकों व शिक्षकों के प्रयास ने, सामाजिक विविधता ने, या फिर विद्वानों ने। तो इस प्रश्न का जो है होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, शासन के अध्यादेश और सक्षम नीतियों ने। फिर आगे बढ़ते हैं, 32वां है, भविष्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। विभाजित कक्षाएं, विशिष्ट विद्यालय की कक्षाएं, समावेशी कक्षाएं, या उत्कृष्ट विद्यालयों के उच्च स्तर के बच्चों की कक्षाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समावेशी कक्षाएं, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, जानवरों के स्कूल में तैरने की योग्यता में किस जानवर को तैरने में डी ग्रेड प्राप्त हुआ था? आपने ट्रेनिंग के दौरान देखा था, इस कहानी आपको सुनाई गई थी, द एनिमल स्कूल। तो वही पूछा जा रहा है प्रश्न की जो है, तैरने की योग्यता में किस जानवर को तैरने में डी ग्रेड प्राप्त हुआ था? आपको यह बताना है, बंदर, गिलहरी, खरगोश या बतख। तो यहाँ होगा बतख। ठीक है, चौथा इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना। इस वीडियो के अनुसार बच्चे एक शिक्षक से जुड़ेंगे जब, आपने ये भी वीडियो देखा था ट्रेनिंग में। क्या शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपनी पढ़ाने की विधि बदलनी पड़ेगी? शिक्षक को बच्चों के मन की बात टटोलकर उनके अनुसार खेल गतिविधि करानी पड़ेगी? जब बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षक प्रश्न करने के अवसर देंगे, या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 35वां, आप देख पा रहे हैं, गतिविधि 6, अधिगम शैली पर विचार। स्वयं को शिक्षार्थी के रूप में देखना, यही गतिविधि आपने ट्रेनिंग में देखा था। नीचे दिए गए वाक्य की पूर्ति हेतु सही कथन है। वाक्य क्या है? मुझे सीखना आसान लगता है जब सभी के साथ गतिविधि करते हैं, जब शिक्षिका डांटती नहीं बल्कि मेरे उत्तरों से मेरी तारीफ करती हैं, जब चित्र मॉडल से कोई बात समझाई जाती है, या उपरोक्त सभी। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो आपने देखा भी था ट्रेनिंग में कि एक शिक्षिका जो है एक बच्चे को जो है पहले डांट रही थी, फिर प्यार से बुला रही थी, दोनों ही कंडीशन आपने देखा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, 36वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, यूडीएल करता है, क्या करता है? उन्नत दर्जे की शिक्षकों का प्रशिक्षण। यह शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है। केवल विशिष्ट विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर देने के साथ साथ उनके लिए सहायक यंत्रों की व्यवस्था करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया व प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न है 37वां, समावेशी कक्षाओं को सफलतापूर्वक तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षक छात्र अनुपात पर ध्यान दिया जाए, शिक्षक समाज के लोगों को जागृत करने का कार्य करें, शिक्षक जब शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, शिक्षक के पास आवश्यक कौशल और दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने की उपयुक्त रणनीति हो। तो इस प्रश्न का आखिरी जवाब सही है आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है 38वां। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चे का समावेशन करने के बाद उसे कक्षा में स्थान देना चाहिए। कहाँ? कक्षा की अग्रिम पंक्ति में, कक्षा के मध्य में, बच्चों के बीच, सबसे पीछे की सीट पर जहाँ किसी के द्वारा डिस्टर्ब ना किया जा सके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका दृष्टिबाधित बच्चा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका ऑप्शन है आपका सेकंड सही है, कक्षा के मध्य में, बच्चों के बीच। फिर आगे बढ़ते हैं, 39वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से प्रत्युत्तर हेतु मौखिक या लिखित के अलावा उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए? वास्तविक वस्तुओं का, शब्द या चित्र कार्ड का, फ्लैश कार्ड का, या सभी का? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सभी का। ठीक है, अब 40वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किसी प्रश्न के लिए एक उत्तर हेतु प्रोत्साहित करें, अवधारणा को समझाने के लिए उपयोग की गई गतिविधियों से हटकर ही गतिविधियों का प्रयोग करें, विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें, निर्धारित समय में ही उत्तर पूरा करने को कहें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु प्रोत्साहित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41वां है, बोलने में देरी करने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन में शिक्षक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? चित्रों का प्रयोग, ठीक है, या चित्रों के संकेत प्रदर्शित करने की अनुमति देना, अतिरिक्त समय देना, या दूसरे बच्चों से सहायता लेना। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट डी, दूसरे बच्चों से सहायता लेना। फिर 42वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन में लचीलापन अपनाना चाहिए, समय पालन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सिलेबस प्रक्रियाओं को अस्वीकार करना चाहिए। पहला और तीसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लचीलापन अपनाना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
गूगल फॉर्म की ये विशेषता होती है कि जब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो वो मिस्टेक करने लगता है, और यहाँ पर कई जगह वर्तनीय शुद्धियाँ आपको देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन इसको आप पढ़ते समय इसमें आप अपने अनुसार सुधार कर लीजिएगा। इसके लिए मुझे खेद है। 43 है क्वेश्चन, मूल्यांकन में निम्न में से किस टूल का उपयोग नहीं किया जा सकता? अक्षर कटआउट्स का, सभी के लिए ऑडियो, चित्र कार्ड, या कक्षा में की गई गतिविधियां। तो 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, सभी के लिए ऑडियो। अब अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, आप देख लीजिए। निम्न में से किस प्रकार की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मूल्यांकन हेतु स्पर्श आलेख का प्रयोग किया जा सकता है? श्रवण, दृष्टि, शारीरिक या मानसिक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, दृष्टिबाधित के लिए। फिर 45वां प्रश्न देखेंगे, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों हेतु मूल्यांकन में छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए, बहुसंवेदी दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए, चार्टों का प्रयोग करना चाहिए? पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर छांटना है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प यहाँ पर आपके राइट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन करने हेतु इनमें से किस प्रकार के प्रश्न उपयुक्त नहीं होंगे? पहचान कर चुनने वाले, विषम चीज को इंगित करने वाले, लिखित उत्तर वाले, या रंग भरने व चिपकाने वाले? कौन से प्रश्न यहाँ पर उपयुक्त नहीं होंगे? तो यहाँ पर होगा आपका लिखित उत्तर वाले। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फिर है 47वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फिजिकल इंडिसेबल बच्चों के मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त समय अपरिहार्य है, विविध टूल आवश्यक है, लेखन हेतु सहायक उपलब्ध कराया जा सकता है, या उक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का जो है ये आखिरी प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों से गणित में भिन्न मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जा सकता है क्या? गिनती चार्ट, अबाकस, स्लेट व चाक, फोल्डिंग पेपर? तो इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोल्डिंग पेपर का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 48 क्वेश्चंस थे, इसमें जो भी त्रुटियां आपको नजर आई हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका मेरे पास कोई PDF नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं इसका जो लिंक है वो लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को खुद करिए, करने के बाद आपके पास वो प्रश्न आ जाएंगे, फिर आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ठीक है। जब आप लिंक को खोलेंगे तो आपको सारे प्रश्न जो है दिखाई पड़ेंगे, और उन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको सबमिट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सबमिट कर देंगे तो उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको सबमिशन की जरूरत नहीं है, खाली प्रश्नों को आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 दिन तक तो ये लिंक काम करेगी, उसके बाद लिंक काम करना बंद कर देगी, इसलिए आप जल्दी ही आप इसको जो है लिंक को खोल करके प्रश्नों को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।